नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर के 100 से अधिक क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब अंश हरण किए जाते हैं तो उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है अपहरित खाते में, पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में या फिर पूंजी खाते में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूंजी खाता। जब भी अंशों का हरण किया जाता है तो उस पर मांगी गई राशि को पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक अन्यथा न कहा गया हो एक पूर्वाधिकारी अंश सदैव ही माना जाता है असंचयी, अपरिवर्तनीय और असहभागी, या असंचयी, अपरिवर्तनीय एवं असहभागी, संचयी, परिवर्तनीय और सहभागी, या फिर संचयी, अपरिवर्तनीय एवं सहभागी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि जब तक अन्यथा न कहा गया हो और पूर्वाधिकार अंश की बात की गई हो तो ये माना जाएगा कि वो पूर्वाधिकार अंश संचयी प्रवृत्ति का है, अपरिवर्तनीय है और असहभागी भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रार्थित पूंजी और प्रदत्त पूंजी के अंतर कहलाता है अदत्त याचनाएं, अग्रिम प्राप्त याचनाएं, अयाचित पूंजी या प्रदत्त पूंजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अदत्त याचनाएं। ठीक है, प्रार्थित पूंजी और प्रदत्त पूंजी के अंतर को अदत्त याचनाएं यानी कॉल इन एरियर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्गमित पूंजी के अंशों की संख्या और प्रार्थित पूंजी के अंशों की संख्या के बीच के अंतर का कारण हो सकता है सुरक्षित पूंजी, अंशों का अपहरण, अयाचित पूंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अंशों का अपहरण या फोरफीचर ऑफ शेयर। जब अंशों का फोरफीचर कर लिया जाता है तो निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी के अंशों की संख्या में अंतर हो जाता है। निर्गमित हमने ज़्यादा पूंजी की, लेकिन जब प्रार्थना की हमने अंशों की तो कुछ लोगों द्वारा पैसे नहीं दिए गए, अंशों का अपहरण कर लिया गया और अब हमें जो पूंजी मिलेगी, प्रार्थित पूंजी मिलेगी, वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब अंश अपहरित किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है अपहरित अंशों की प्रदत्त राशि से, याचित राशि से, अंकित मूल्य से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याचित राशि से। जब अंश को अपहरण किया जाता है, फोरफीचर किया जाता है, तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है उस अमाउंट से जितने अमाउंट का याचना किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपहरित अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ हस्तांतरित कर दिया जाता है सामान्य संचय को, पूंजीगत संचय को, लाभ हानि खाते को या इनमें से कोई नहीं। तो जब अंशों का अपहरण होने के बाद उसका पुनर्निर्गमन किया जाता है और उस पर कोई लाभ होता है तो उस लाभ को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम कब का है यानी कब बना है। तो आप सभी को मालूम है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और 2013 में भारतीय कंपनी अधिनियम में बहुत सारे मेजर चेंजेज किए गए थे। ठीक है, तो ये ओरिजिनली ये एक्ट 1956 का है और 2013 में इसमें प्रॉपर संशोधन किया गया है। हालांकि बीच में और भी सालों में संशोधन हुआ था, लेकिन 2013 वाले साल में काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। इसके बाद कह रहा है, भारतीय कंपनीज अधिनियम 1956 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है। धारा 311, धारा 312, धारा 313 या धारा 314। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, धारा 314 सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय के लिए ही सुरक्षित कर दी गई है उसे कहते हैं अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी या संचित पूंजी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, संचित पूंजी। अधिकृत पूंजी यानी वो मैक्सिमम पूंजी जो कोई कंपनी इशू कर सकती है।
निर्गमित पूंजी यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तव में लोगों के पास खरीदने के लिए हमने निर्गमित किया है। प्रार्थित पूंजी का मतलब है जो हमने पूंजी निर्गमित की है उसमें से जितने परसेंटेज हिस्से के लिए हमने वास्तव में अमाउंट को मांगा है, प्रार्थना की है, वो प्रार्थित पूंजी होगी। और संचित पूंजी का मतलब अधिकृत पूंजी का वह भाग जो अभी मांगा नहीं गया है और कंपनी के समापन के समय ही इसे मांगा जाएगा, इस तरीके से उसे सुरक्षित कर दिया गया है, तो उसे हम कहते हैं संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी का निर्माण किया जाता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सामान्य कानून के द्वारा, विनियोग में आपसी अनुबंध के द्वारा या सदस्यों की स्थिति द्वारा। तो देखिए कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है और यह एक सामान्य कानून है, इसके अंतर्गत किया जाता है। जो निगम होते हैं वो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉरपोरेशन जो होते हैं वो संसद के विशेष अधिनियम से बनाए जाते हैं। कंपनी जो है सामान्य कानून कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकृत पूंजी वाक्य को लिखा जाता है पार्षद सीमा नियम में, पार्षद अंतर नियम में, प्रविवरण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे लिखा जाता है पार्षद सीमा नियम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं समता तथा पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश या विशेष अंक। तो देखिए कंपनी की अंश पूंजी में समता और पूर्वाधिकार दोनों अंश सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चाहे वो अंशधारी सामान्य समता अंशधारी हो या पूर्वाधिकार अंशधारी हो, ये दोनों ही जो है कंपनी के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो देखिए एडवांस कॉल्स इन एडवांस जो होता है इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं कंपनी के निदेशकों को, ऋण पत्रधारियों को, विद्यमान अंशधारियों को या फिर कंपनी के लेनदारों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्यमान अंशधारियों को। जब कोई कंपनी अपने एक्स्ट्रा अंश जारी करती है और उसमें अपने वर्तमान अंशधारियों को उस अंश को लेने का प्रथम अधिकार देती है, तो ऐसे अंशों को अधिकार अंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अंश निर्गमित किए जा सकते हैं कटौती पर, प्रीमियम पर, सममूल्य पर या उपर्युक्त सभी पे। तो देखिए अंशों को कटौती पर भी, प्रीमियम पर भी और एट पार यानी कि सममूल्य पर भी निर्गमित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता दर्शाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में यानी डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में अंश निर्गमन प्रीमियम खाते को दर्शाया जाता है प्राप्त होने वाले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर कंपनी अधिनियम को निम्नलिखित धारा के अंतर्गत निर्गमित कर सकती है। धारा 76, 77, 78 या 79। तो यहाँ पे धारा 78 सही होगा। ठीक है। धारा 78 में सेक्शन 78 में बताया गया है कि एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर किस प्रकार से इशू करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है सदस्यों को लाभांश देने के लिए, सदस्यों को बोनस देने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए या फिर ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सदस्यों को लाभांश देने के लिए। कभी भी
प्रतिभूति प्रीमियम खाते से शेयर प्रीमियम खाते से अपने सदस्यों को लाभांश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अंश निर्गमन पर दी गई छूट को दिखाया जाना चाहिए। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, या लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदत्त याचना पर ब्याज तालिका अ के अनुसार लिया जाता है। 6% पर एनम, 5% पर एनम, 10% पर एनम, या 12% पर एनम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 5% पर एनम। अदत्त याचना पे तालिका अ जो कंपनी अधिनियम 1956 में दिया गया है उसके अनुसार 5% प्रतिवर्ष का ब्याज लिया जा सकता है। हालांकि 2013 में एक नया टेबल बना है, टेबल एफ, उसमें ये बात कही गई है कि अदत्त याचना पर 10% का ब्याज लिया जा सकता है। तो यहाँ पे यदि तालिका अ पूछे, टेबल ए पूछे, तो ऐसे केस में आप 5% सही आंसर लगाएंगे, और यदि टेबल एफ पूछता है, तालिका एफ, तो ऐसे केस में आपका सही आंसर 10% पर एनम होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपहरित अंशों के शेष होते हैं आयगत संचय, पूंजीगत संचय, अंश पूंजी का भाग, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंश पूंजी का भाग। ठीक है ना, जो अंश फोरफिटेड हो जाते हैं, जो शेयर फोरफिटेड हो जाते हैं, वो शेयर कैपिटल के पार्ट ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो ऐसे अंशों के अपहरण के समय ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता डेबिट किया जाना चाहिए, बी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता क्रेडिट किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता न तो डेबिट किया जाएगा और न क्रेडिट किया जाना चाहिए, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाता न तो डेबिट होगा न क्रेडिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपहरित अंशों को पुनर्निर्गमित करने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में, पूंजी शोधन संचय खाते में, या आरक्षित पूंजी खाते में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूंजी संचय खाते में। ठीक है, यदि कोई फोरफिटेड शेयर दोबारा इशू किया जा रहा है तो ऐसे में अंश हरण खाते में, फोरफिचर अकाउंट में यदि कोई शेष बचता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है अंश छूट खाते में, अंश अपहरण खाते में, लाभ हानि खाते में, या सामान्य संचय में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंश हरण खाते में इसे डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है अंश पूंजी में जोड़कर, मांगी गई अंश पूंजी में से घटाकर, चालू संपत्तियों के शीर्षक में, या चालू दायित्व के शीर्षक में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मांगी गई अंश पूंजी में से घटाकर ट्रेड कॉल्स को, अदत्त मांगों को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंश का आवंटन किया जा सकता है यदि यह अंशधारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, सेबी से निकासी प्राप्त कर ली गई है, निकासी मतलब क्लियरेंस, न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया गया है, या संचालकों ने योग्यता अंश ले लिए हैं। तो देखिए, अंशों का आवंटन तब किया जा सकता है जब न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया गया हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर लिया गया हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अपहरित अंश खाते का शेष है एक आगम संचय, एक पूंजीगत संचय, अंश पूंजी का एक भाग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, अंश पूंजी का एक भाग। ठीक है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट ये एक अंश पूंजी का ही भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को प्रयोग किया जा सकता है पूर्णदत्त अधिलाभांश अंशों के निर्गमन के लिए, स्व अंशों के क्रय के लिए, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए।
इन तीनों कामों के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कभी भी लाभांश देने के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालिका आ के अनुसार अग्रिम प्रदत्त याचना पर ब्याज दर है 5% पर एनम, 8% पर एनम, 6% पर एनम या 10% पर एनम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 5% पर एनम। अगला क्वेश्चन है, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दी गई है, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संचित पूंजी। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को लेने के लिए निर्गमित किया जाता है को कहते हैं प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, निर्गमित पूंजी या संचित पूंजी। तो अभी मैंने बताया है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को निर्गमन के लिए जारी किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये वाले समता अंश पर कानून के अंतर्गत न्यूनतम आवेदन की राशि होनी चाहिए 50 पैसे, 1 रुपये, 2.5 रुपये या 2 रुपये। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका 2 रुपये 50 पैसे यानी 2.5 रुपये। ठीक है, 10 रुपये वाले अंश के लिए 2.5 रुपये का न्यूनतम आवेदन राशि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है 5%, 12%, 10% या 15%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 15%। बिना अनुमति के ही समता अंशों पर अधिकतम 15% की छूट कोई भी कंपनी अपनी ओर से दे सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस सीमा तक लाभों में से शोधन किया जाता है एक समान राशि हस्तांतरित करनी चाहिए, विकास छूट संचित खाता को, पूंजी शोधन संचित खाता को, सामान्य संचित खाता को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जितना भी पैसा, जितना भी लाभों में से शोधन किया गया है किसी प्रेफरेंशियल शेयर को, उसमें से एक समान राशि हमें पूंजी शोधन खाते में, संचित खाते में डालनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी शोधन संचय खाता में हस्तांतरण किया जा सकता है समान संचिति से यानी जनरल रिजर्व, पूंजीगत संचिति से कैपिटल रिजर्व, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सामान्य संचित से यानी जनरल रिजर्व से कभी भी पूंजी शोधन संचय खाते में किसी राशि को हस्तांतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूंजी शोधन संचिति का उपयोग किया जा सकता है प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, पूर्णदत्त अंशों के निर्गमन के लिए, अंशतः दत्त अंशों को पूर्णदत्त बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्णदत्त अंशों के निर्गमन के लिए पूंजी शोधन संचिति का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि कटौती पर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है, बाकी सम मूल्य पर, एट पार, प्रीमियम पर, इन दोनों ही केस में ये शोधन किया जा सकता है, लेकिन कटौती पर कभी भी शोधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कौन सा तरीका वैधानिक है? कंपनी की संपत्तियों को बेचना, बैंक से लोन लेना, नए समता अंश निर्गमित करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कंपनी की संपत्ति को बेचकर या बैंक से लोन लेकर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है, नए अंश को जारी करके इनका शोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, अंश अपहरण खाते से या पूंजी खाते से। तो देखिए, पूंजी शोधन संचय खाते में अंश अपहरण खाते से अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है केवल तभी वह जब पूर्णदत्त हों, तब भी जब वो आंशिक रूप से दत्त हों, जबकि अंशों का अंकित मूल्य का कम से कम 50% चुका दिया गया हो, या फिर तभी जबकि वे प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों। तो देखिए, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का कभी भी शोधन किया जाएगा तो केवल उन्हीं अंशों का किया जाएगा जो पूर्णदत्त हो, यानी जिनके ऊपर
जितनी राशि मांगी गई है वो पूरी की पूरी मिल चुकी हो। आंशिक रूप से यदि कोई राशि मिली है किसी पूर्वाधिकार अंश पे तो उसका शोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अतिरिक्त लाभों में से हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है निम्न श्रेणी में आते हैं: अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, अविशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश या लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश, क्योंकि इनको लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए लाभ रहित कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं क्योंकि अधिक रोकड़ उपलब्ध है, अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय है, समान कंपनियों में अत्यधिक प्रतियोगिता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब संचय काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, सामान्य संचय जनरल रिजर्व में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में कंपनी बोनस अंश निर्गमित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता है संपत्ति, दायित्व, व्यय या आगम। तो देखिए ऋणपत्र शोधन का प्रीमियम खाता एक दायित्व है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणपत्र शोधन कोष विनियोग पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है ऋणपत्र के खाते में, ऋणपत्र शोधन कोष खाते में, ऋणपत्र शोधन कोष विनियोग खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो इस ब्याज को ऋणपत्र शोधन कोष खाते में क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणपत्र शोधन कोष का शेष अंतिम रूप से हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में, ऋणपत्र शोधन कोष विनियोग खाते में, सामान्य संचय खाते में या पूंजी संचय खाते में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामान्य संचय खाते में। ऋणपत्र शोधन कोष में जो भी राशि इकट्ठी होती है उसे अंततः जो है सामान्य संचय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला, ऋणपत्र प्रकट करते हैं कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को, समता अंशधारियों के विनियोग को, कंपनी के संचालकों के अंश को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऋणपत्र जो है वास्तव में ऋण लेने का एक जरिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कंपनी के दीर्घकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन है, ऋणपत्रधारी हैं कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कंपनी के लेनदार। इन्होंने पैसा उधार कंपनी को दिया है और कंपनी से इनको भविष्य में पैसे पाने हैं, इसलिए ये कंपनी के लेनदार होंगे। स्वामी तो शेयर होल्डर्स होते हैं और ग्राहक का शेयर या डिवेंचर में डायरेक्टली कोई लिंक ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋणपत्रों के निर्गम पर कटौती क्या है? अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, वास्तविक संपत्ति या अवास्तविक संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अवास्तविक संपत्ति है। ऋणपत्रों के निर्गमन पे कोई कटौती हुई है तो ये अवास्तविक संपत्ति के कैटेगरी में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाता है बैंक खाता, ऋणपत्र उच्चंत खाता, ऋणपत्र खाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों को निर्गमित किया जाता है तो ऋणपत्र उच्चंत खाता यानी डिवेंचर सस्टेंस अकाउंट खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने 1000 रुपये के ऋणपत्र 980 रुपये में खरीदे तो 20 रुपये के अंतर को माना जाएगा ऋणपत्र शोधन पर लाभ, ऋणपत्र शोधन पर हानि, ख्याति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऋणपत्र शोधन पर हानि इसे माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी ने 4,50,000 रुपये की संपत्ति क्रय करने के बदले 4,25,000 के ऋणपत्र निर्गमित किए तो 25,000 रुपये को क्या माना जाएगा? ख्याति, लाभ, पूंजी संचय या हानि। तो देखिए 4.5 लाख की संपत्ति के लिए 4,25,000 का ऋणपत्र पेमेंट दिया गया, यानी कि 25,000 रुपये कम पेमेंट किया गया, यानी ये हमारे लिए एक तरीके से कंपनी के लिए लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्र को 10% बट्टे पर डिस्काउंट पर 80,000 की सकल संपत्ति का निर्गमन किया जाए तो अवशेष 10,000 रुपये डेबिट किया जाएगा ख्याति खाते में, लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पूंजी संचय खाते में। अगला क्वेश्चन है,
ऋणपत्र सिंकिंग फंड अवशेष शोधन के उपरांत हस्तांतरित होता है। लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय में, ऋणपत्र खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सामान्य संचय खाते में। डिवेंचर के लिए जो सिंकिंग फंड बनता है उसका कोई अवशेष बच जाता है शोधन करने के बाद, तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? ऋणपत्रों का शोधन, अंशों का निर्गमन, विनियोगों का विक्रय, लाभांश प्राप्त। तो यहाँ पे रोकड़ का स्रोत होने का मतलब जिससे रोकड़ हमारे पास आए। अंश का निर्गमन करेंगे, रोकड़ हमारे पास आएगी। विनियोग का विक्रय करेंगे, पैसा हमारे पास आएगा, लाभांश मिलेगा, पैसा हमारे पास आएगा। लेकिन ऋणपत्रों का जब शोधन किया जाएगा तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है रोकड़ का स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऋणपत्रों का शोधन रोकड़ का स्रोत नहीं है बल्कि रोकड़ का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? करेंट एसेट कौन सा नहीं है? देनदार, पूर्वदत्त व्यय, ख्याति या स्कंध। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, ख्याति। गुडविल जो है वो करेंट एसेट नहीं मानी जाती है बल्कि फिक्स्ड एसेट का एक भाग माना जाता है। बाकी तीनों करेंट एसेट में आते हैं। निम्न में से कौन सी अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? खुले औजार, मशीनरी, फर्नीचर या भूमि या भवन। तो यहाँ पे देखिए मशीन, फर्नीचर और भूमि भवन ये सब फिक्स्ड एसेट माने जाते हैं। खुले औजार जो है ये फिक्स्ड एसेट नहीं माने जाते हैं, करंट एसेट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठा संपत्ति व दायित्व की स्थिति को दिखाता है। 1 माह का, 1 दिन का, 1 वर्ष का। तो आपको मालूम है कि बैलेंस शीट साल में एक बार बनाया जाता है, साल भर के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी द्वारा घोषित तथा प्रदत्त लाभांश होता है। कंपनी का आय, कंपनी का व्यय, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का वितरण या कंपनी के लिए निधि का स्रोत। तो देखिए कंपनी जो लाभ कमाती है उसी में से लाभांश को बांटती है, इसलिए यह अर्जित लाभ के वितरण के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि खाता लाभ बताता है वर्ष भर का, 1 माह का या 1 दिन का। तो लाभ हानि खाता सामान्यतः 1 वर्ष का लाभ बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मदें दिखाई जाती हैं? आयकर के लिए प्रावधान, ह्रास के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, सामान्य संचय में किया गया अंशदान। तो लाभ हानि नियोजन खाता में सामान्य संचय में जो धनराशि ट्रांसफर की जाती है उसे दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम लेखे तैयार करने हेतु निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम क्या है? व्यवस्था प्रारंभ करना, खातों का संतुलन करना, वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना या समायोजन प्रविष्टियां करना। यहाँ 4 क्रम बताए गए हैं, चारों का क्रम पूछा है कि किस क्रम में इसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। पहले जर्नल एंट्री होगा, फिर लेजर अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट होगा। ठीक है। बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1। इसके बाद आपका जो है एडजस्टमेंट एंट्री की जाती हैं, यानी 4 नंबर, और इसके बाद अंत में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, यानी 3rd नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट पहले किया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, फिर एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी और अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संचय एवं अधिक शीर्षक में प्रदर्शित मदों पर विचार कीजिए। लाभ हानि खाता, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूति प्रीमियम और पूंजी संचय। इन मदों को सही क्रम में लगाइए। इन मदों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले लाभ हानि खाते को दिखाया जाता है, फिर पूंजी शोधन संचय को दिखाया जाता है, फिर प्रतिभूति प्रीमियम यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम को दिखाया जाता है और अंत में कैपिटल रिजर्व को दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि की स्थापना की जानी अभिष्ट है। केंद्रीय सरकार द्वारा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज द्वारा, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार द्वारा या सेबी द्वारा। तो ये
निधि बनाने की आवश्यकता होती है केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तलपट में दिखाए गए अंतिम स्टॉक को ले जाएंगे केवल व्यापार खाते में, केवल चिट्ठे में, केवल व्यापार खाते व आर्थिक चिट्ठे में, केवल लाभ हानि खाते में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल चिट्ठे में। जब एडजस्टमेंट एंट्री दी होती है और उसमें अंतिम स्टॉक दिया जाए तो उसे आप व्यापार खाते में भी ले जाते हैं और चिट्ठे में भी ले जाते हैं, लेकिन तलपट में जब अंतिम स्टॉक दिया जाता है तो इसका मतलब उसका सारा बैलेंसिंग एडजस्टमेंट हो चुका है, नेट बैलेंस दिखा रहा है, इसलिए उसे केवल हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी की खाता पुस्तकें उस अवधि तक परिलक्षित की जानी चाहिए जो कम नहीं है, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 2 साल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को कब तक मेंटेन करके, मतलब कब तक संभाल के रखना होता है, तो इसके लिए 10 साल की अवधि है। 10 साल के रिकॉर्ड को कभी भी कंपनी से मांगा जा सकता है देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या फिर लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। यदि कोई कर भुगतान किया गया है वो अग्रिम ही क्यों नहीं है, वो हमारे लिए एक खर्चा है, इसलिए लाभ हानि खाते के डेबिट में उसे दिखाएंगे। बंधक ऋण दिखाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, या लाभ हानि नियोजन खाते के ऋणी पक्ष में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, क्योंकि लोन हमारे लिए एक दायित्व होता है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसे दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम में प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का प्रावधान है धारा 309 में, धारा 78 में, धारा 80 में, या धारा 198 में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 309 में संचालकों के पारिश्रमिक के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्य निधि है आयोजन, ऋण, अधिक या चालू दायित्व। तो भविष्य निधि को चालू दायित्व माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधक ऋण दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में यानी डेबिट साइड में, या लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। बंधक ऋण हमारे लिए एक तरीके से दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है चालू दायित्व, चालू संपत्ति, प्रावधान या आधिक्य। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष को एक प्रावधान के रूप में बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए। तो ये हम कर चुके हैं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता है? अंतिम लाभांश, अभिलाभांश अंशों का निर्गमन, सामान्य संचय में हस्तांतरण, या कर्मचारियों को दिया गया बोनस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अधिलाभांश अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ बोनस शेयर। अधिलाभांश अंशों को बोनस शेयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है? भविष्य निधि में अंशदान, प्रबंधक का पारिश्रमिक, कर के लिए आयोजन, या लाभांश समानीकरण निधि में हस्तांतरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ठीक है ना, इसमें ट्रांसफर किया जाना लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन योग्य लाभों में शामिल नहीं होंगे लाभ हानि खाते का शेष, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, सामान्य संचय, या पुनर्मूल्यांकन संचय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यदि सरकार से कोई अनुदान मिलता है तो उसे विभाजन योग्य लाभ में शामिल नहीं किया जाता है, इसमें से लाभांश नहीं बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय उदाहरण है चालू संपत्ति, ख्यास्य संपत्ति यानी कि फिक्टिशियस एसेट,
बनावटी संपत्ति यानी टेंजिबल एसेट या पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अग्रिम देय कर की प्रकृति होती है आयगत व्यय, पूर्वदत्त व्यय, संपत्ति या दायित्व। तो इसे आयगत व्यय माना जाता है। आयगत व्यय वो होते हैं जो कि सामान्यतः साल भर में एक बार कम से कम हमें करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंश प्रव्यज्य को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। संचय एवं आधिक्य, अंश पूंजी, चालू संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शेयर प्रीमियम अकाउंट, इसे आप रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूबट शेड के कारण हुई हानि हेतु अलग से रखी गई राशि है संचय, प्रावधान, दायित्व या निधि। तो आपको मालूम है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम लोग करते हैं, तो बैड डेब्ट्स के कारण हुई हानि के लिए यदि कुछ अलग से राशि पहले अलग कर दी जाती है तो इसे एक प्रोविजन यानी प्रावधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लाभांश का भुगतान किया जाता है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, दत्त पूंजी पर या संचित पूंजी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, दत्त पूंजी पर। पेड अप कैपिटल जो होता है उसी पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाभांश का भुगतान हो सकता है सिर्फ चालू वर्ष के लाभों से, सिर्फ पूंजी संचय से, सिर्फ शेयर प्रीमियम से या सिर्फ पूंजी शोधन संचय खाते से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है कि केवल चालू वर्ष के लाभों से ही लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब दत्त पूंजी पर लाभांश का प्रतिशत 15% है तो संचयों में हस्तांतरित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका 5%। ठीक है, जितना भी लाभांश बांटना होता है तो लाभ का एक हिस्सा आपको संचय में भी हस्तांतरित करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उस मद को इंगित कीजिए जो लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाती है। प्रस्तावित लाभांश, भविष्य निधि में अंशदान, ज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान या प्रारंभिक व्यय। तो लाभ हानि नियोजन खाते में प्रस्तावित लाभांश को, प्रपोज्ड डिविडेंड को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता है। सामान्य संचय में हस्तांतरण, अंतिम लाभांश, अंशधारियों को बोनस या कर्मचारियों को दत्त बोनस। तो कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद दिखाई जाती है। आय कर के लिए प्रावधान, ह्रास के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान या सामान्य संचय में किया गया अंशदान। ये क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है चालू संपत्ति, पूर्वदत्त व्यय, दृश्य संपत्ति या बनावटी संपत्ति। तो यहाँ पे आपका दृश्य संपत्ति जो है ये प्रारंभिक व्यय का उदाहरण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होते हैं सामान्य संचय, पुनर्मूल्यांकन संचय, लाभ हानि खाते का शेष या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राज्य सरकार को दिया गया अनुदान कभी भी आपका विभाज्य लाभ नहीं माना जाता है, इसमें से लाभांश नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम देय कर की प्रकृति होती है संपत्ति, दायित्व, आयगत व्यय या पूर्वदत्त व्यय। तो अग्रिम देय कर को पूर्वदत्त व्यय मानते हैं क्योंकि एडवांस में हमने टैक्स पे कर दिया है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेज के रूप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डूबत ऋण के कारण हुई हानि की पूर्ति हेतु अलग से रखी गई राशि क्या है। प्रावधान, संचय, निधि या दायित्व। तो अभी हमने देखा है ये क्वेश्चन पहले भी कि ये प्रावधान होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अंश प्रव्यज्य यानी प्रीमियम अकाउंट को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। संचय एवं आधिक्य, अंश पूंजी, चालू संपत्तियां या उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, संचय और आधिक्य। तो इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोज आपको मिलती रहें। धन्यवाद।